Well, friends, very good morning, all of you. I am JP Malik before you. Welcome to Success Mantra by J Malik. Today, हम आज आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आवास सब्सिडी लिंक्ड योजना। इसमें दो वीडियो बनेंगे। एक में एलिजिबिलिटी पात्रता क्या है, कौन आदमी ये आवास योजना का फायदा उठा सकते हैं, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कौन लोग हैं जो इस स्कीम का, सरकार की स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। तो देखिए, हमारे देश में अभी भी कितने अनेकों ऐसे परिवार हैं, हाउस होल्ड हैं, फैमिली हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वो कहते हैं सर पर छत नहीं है। तो सरकार की एक नीति है, योजना है कि हर, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी है या कहीं भी फुटपाथ पे काम करता है या लेबरर है, कहीं दूसरी प्रदेश से आके दूसरी जगह आके काम करते हैं और वहाँ 20, 25, 30 साल काम करते हैं, तो वहाँ पर उनको किराया देना पड़ता है। तो सरकार की नीति है कि कम से कम एक पक्का मकान होना चाहिए और उनकी हेल्प करने के लिए सब्सिडी का इसमें प्रोविजन है। तो आइए इसको समझते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। ये मैं इसका देखिए पॉइंट वाइज करूंगा। तो पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड पक्का हाउस, पक्का मकान। हर इंडियन सिटीजन का पक्का मकान होना चाहिए। जो लोग बहुत, जिनके आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, जिनके साधन फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए ये स्कीम है। तो आइए इसका पूरा चार्ट समेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए पर्पज, टू प्रोवाइड पक्का हाउस। तो इसमें क्या पात्रता है, एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, एक तो इंडियन सिटीजन के लिए है ये स्कीम, इंडियन सिटीजन ओनली। नो पक्का हाउस, कहीं भी पक्का हाउस होल्ड का नहीं होना चाहिए इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज और हर फैमिली। उसके परिवार में कहीं भी पूरे इंडिया में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ये इसका दूसरा मेन इसकी कंडीशन है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्जन ऑफ कच्चा टू पक्का या सेमी कच्चा टू सेमी फुल पक्का हाउस और एडिशन और इंक्रीमेंटल हाउसिंग एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं कि उसके मुताबिक आपको पक्का मकान या तो खरीद करके आप ले सकते हैं या उसमें कुछ इंक्रीमेंटल, जैसे टॉयलेट है, किचन है, एटसेट्रा, आप उसमें बना सकते हैं। उसके लिए बैंक फाइनेंस करेगा गवर्नमेंट की स्कीम के तहत। तो ये कंडीशन है। तो अब कैसे पता लगेगा कि किसी का कोई पक्का मकान इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी नहीं है, उसको कैसे पता लगेगा? जब भी इस किस्म की बात आती है तो वहां पर एक एफिडेविट लिया जाता है और एफिडेविट के साथ साथ आधार से उसका लिंक किया जाता है उसके उस व्यक्ति का, और एक लिस्ट तैयार की जाती है तो उसका उस लिस्ट में नाम आ जाता है। तो ये एक एफिडेविट यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, 3 तरह के लोग होते हैं। एक EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ये सबसे गरीब आदमी है जिसकी इनकम काफी कम होती है। दूसरा है LIG, लोअर इनकम ग्रुप, और तीसरा है MIG, मिडिल इनकम ग्रुप। इसके 2 पार्ट हैं। तो इस तरह इसका अलग अलग क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताऊंगा। तो फैमिली मीन्स, फैमिली में क्या आता है? हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। तो ये फैमिली या हाउस होल्ड की डेफिनेशन है। तो फिर नोडल एजेंसी है हुडको और NHB, ये मॉनिटरिंग करती हैं टू चैनलाइज सब्सिडी। तो ये 2 नोडल एजेंसी सरकार की हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करती हैं
और उसकी सब्सिडी का प्रोविजन करते हैं अकॉर्डिंग टू बैंक और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो नेशनल हाउसिंग बैंक मॉनिटरिंग करता है, फिर हुडको करती है। ये डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए हाउसिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक एजेंसी है। दो एजेंसी में कोई एक एजेंसी मॉनिटर करेगी, जिससे वो आपको हर पहलू पर विचार करके सब्सिडी का प्रोविजन करेंगे। जो सब्सिडी अमाउंट है वो 4 इंस्टॉलमेंट में डिस्पर्स होगा। तो आइए और आगे देखते हैं लोन अमाउंट। इसमें ₹30 लाख अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स, 30 लाख से ऊपर का लोन इस स्कीम के अंदर नहीं आता है। और उसकी EMI जो व्यक्ति लेने वाला है, हाउस होल्ड है, जो 70 ईयर्स तक उसकी EMI बन सकती है। तो मार्जिन 10% मार्जिन है अप टू 20 लाख। अगर 20 लाख तक का लोन लिया जाता है तो उसमें 10% मार्जिन है, जो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो लोन लेता है, जो बेनिफिशियरी है, तो उसके लिए 10% है। और अगर 20 लाख से ऊपर कोई लोन लेता है तो वहां पर मार्जिन, उसका कंट्रीब्यूशन 20% होगा। यहाँ 10% है 20 लाख तक, और यहाँ पर 20 है। फिर प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंट चार्जेस, ये अप टू ये नील रहेंगे अप टू ₹6 लाख तक। और फॉर एडिशनल लोन के लिए उस पर एज यूजुअल 6 लाख से ऊपर नॉर्मल चार्जेस जो बैंक हाउसिंग लोन में लगाता है वो लगेंगे। कभी कभी इसमें छूट भी है, क्योंकि जो लोग 6 लाख से ऊपर लेते हैं उनसे लमसम 3000 रुपीज लिया जाता है। तो ये चेंज भी होता रहता है थोड़ा बहुत। रिपेइंग कैपेसिटी देखी जाती है। रिपेइंग कैपेसिटी में जो लोन जिसको इस स्कीम के तहत लिया जाएगा तो उसमें उसकी रिपेइंग कैपेसिटी भी देखी जाएगी, उसकी डिडक्शंस। तो क्या है, नेट मंथली सैलरी और इनकम जिसकी, जैसे कोई बिजनेसमैन है, सैलरीड पर्सन नहीं है, तो उसकी इनकम अप टू ₹30,000। अगर 30,000 तक उसकी इनकम है तो उसका 40% नेट MI देखी जाएगी, 40% तक उसकी डिडक्शन रहेंगी। और अगर उसकी नेट मंथली सैलरी है इनकम अबव 30 लाख टू 50 लाख, अबव 30,000, ये जो था ना 30,000 है 40% तक, और अबव 30,000 टू 50,000 ये 50% है, और अबव 50,000 टू 60 और 60 टू 1 लाख, इस तरह ये अपर डिडक्शन जाती है। अबव 50,000 टू 60 ये 60% हो जाती है। तो ये नेट मंथली सैलरी या इनकम बेस है। तो इससे उसकी रिपेइंग कैपेसिटी कि वो कैसे रिपे करेगा ये भी देखा जाता है। और डिसबर्समेंट ऑफ लोन डिपेंड्स अपॉन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो मकान की अगर परचेज नहीं है, कंस्ट्रक्शन है, तो 3 स्टेजेस में, प्लिंथ लेवल, रूफ लेवल एंड फाइनल स्टेज, ये 3 स्टेजेस में उसको लोन डिसबर्स होगा। और सब्सिडी कब रिलीज की जाएगी, ये रिलीज टू बैंक बाय नोडल एजेंसी। जो नोडल एजेंसी मैंने हुडको और NHB बताई है, ये बैंक को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, और बैंक फिर उसके अकाउंट्स में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो और वो 4 इंस्टॉलमेंट में होगा, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में। तो नेट मंथली सैलरी या इनकम मींस ग्रोस में से स्टैट्यूटरी डिडक्शन अगर लेस कर दें तो वो किसी की NMS या NMI इनकम आ जाती है। तो ये उसका बेस रहेगा। तो अब देखिए, इसमें एक हमने चार्ट बनाया है, नॉन चार्ट क्या है, इससे क्लियर हो जाएगा। नॉन चार्ट, ये नॉन चार्ट है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें हम टाइप ऑफ योजना, 3 तरह के ये कंपोनेंट हैं, EWS, LIG और MIG। इनमें से एक ही कंपोनेंट का बेनिफिट उठाया जा सकता है, दूसरे एक से ज्यादा का नहीं। तो इसमें टाइप्स ऑफ योजना, इनकम क्राइटेरिया, कारपेट एरिया, इंटरेस्ट सब्सिडी, लोन अप टू
और मैक्सिमम सब्सिडी। ये देखिए, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उसको उसकी इनकम 3 लाख तक अगर है तो उस, और यहाँ पर कारपेट एरिया भी एक कंडीशन है, तो यहाँ पर 30 स्क्वायर मीटर तक का कारपेट एरिया उसका होना चाहिए। ये कारपेट एरिया क्या है ये मैं आपको बाद में बताने जा रहा हूँ। तो 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा कारपेट एरिया होगा तो इस ईडब्ल्यूएस इस स्कीम के अंदर नहीं आएगा। और इंटरेस्ट सब्सिडी है 6.5%। और इसी तरह लोन अप टू, इसमें लोन 6 लाख तक ये लोन इसको मिलेगा। और इसकी जो सब्सिडी है वो है ₹2,60,280। ये मैक्सिमम सब्सिडी है अकॉर्डिंग टू लोन। ये लोन के मुताबिक मिलेगा, इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जो LIG है लोअर इनकम ग्रुप है, और उसकी इनकम, लोअर इनकम ग्रुप किस कैटेगरी में आएगा, जिसकी इनकम 3 लाख से ऊपर और 6 लाख तक है वो आएगा। और उसका कारपेट एरिया क्या होना चाहिए, 60 स्क्वायर मीटर। और उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी वही 6.5% और लोन 6 लाख तक और सब्सिडी मैक्सिमम ये। इसी तरह MIG, इसके सब कंपोनेंट भी है। ये कौन है, 6 लाख से ऊपर की इनकम वाला और 12 लाख तक का इनकम, और कारपेट एरिया 160 स्क्वायर मीटर तक ये है। सब्सिडी 4% और लोन अप टू 9 लाख है, तो इसको ये मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकती है। MIG पार्ट 2 में कौन से हैं, ये अबव 12 लाख एंड रुपीज अप टू 18 लाख तक। और ये यहाँ पर कारपेट एरिया 200 स्क्वायर मीटर हो सकता है। सब्सिडी यहाँ पर 3% हो जाएगी और लोन 12 लाख। और इसमें इसको मैक्सिमम सब्सिडी का जो बेनिफिट है ये मिलेगा 2,30,156। तो ये एक चार्ट है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन और है, मैक्सिमम टेन्योर 30 इयर्स का है, बट सब्सिडी जो अवेलेबल है, बट सब्सिडी अवेलेबल मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 20 इयर्स। इसमें जो अगर सब्सिडी लेनी है तो उसका टेन्योर 20 इयर्स रखना पड़ेगा। अब कारपेट एरिया मीन्स, कारपेट एरिया क्या है, जो नेट यूजेबल फ्लोर एरिया, जो फ्लोर के नीचे जो कारपेट बिछाया जाता है तो वो कारपेट एरिया है। इसमें क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं और क्या इंक्लूड, ये देखिए। एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल वॉल्स, जो बाहर की दीवार है उसको नहीं उसमें मेजरमेंट में काउंट किया जाता। बालकनी ये नहीं आती है। और ओपन टेरेस एरिया, ओपन टेरेस एरिया क्या होता है, ये देखिए। बालकनी और ओपन टेरेस एरिया में क्या डिफरेंस है, बालकनी रूम के साथ अटैच होती है, रूम से अटैच होती है। टेरेस अटैच हो भी सकता है और डिटैच भी बाहर भी हो सकता है। जैसे कहीं छोटी मोटी पार्टी करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत जगह होती है, या जो बैठने के लिए है, तो वो ओपन टेरेस एरिया इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, उसको कारपेट एरिया में नहीं गिना जाता। तो इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, द एरिया कवर्ड बाय द इंटरनल वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट। इसमें देखिए, बाहर की जो दीवारें हैं वो कारपेट एरिया में नहीं आती हैं, लेकिन जो इंटरनली जो उसके रूम पार्ट बनते हैं वो दीवार, उसकी जो चौड़ाई है तो उसको इसमें काउंट किया जाता है कारपेट एरिया में। तो ये स्कीम है और जो लोग इसमें एलिजिबल हैं तो इसका फायदा ले लेना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और इसको आप अपने जितने भी नॉन पर्सन हैं उनको इसके अवेयरनेस कराइए, ताकि ये एक स्कीम है और लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। तो देरी मत कीजिए और इसको फटाफट लोगों को जानकारी दीजिए, ताकि ये जो लोग मकान लेना चाहते हैं, जिसके पास कोई पक्का मकान ही नहीं है पूरे भारतवर्ष में, तो कहीं न कहीं वो मकान ले सकता है इस स्कीम की तरह। अब ये देखना है कि इन 3 कैटेगरी में वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स,
I think it is okay. Have a nice day. Thank you for watching video.